This is part 7 of class 12th solution, and if you haven't watched previous part, so link in the description below. Okay, do watch. So in this part we are going to discuss about abnormal molar mass and Van 't Hoff factor. So let's start. So abnormal molar mass. Okay, what is abnormal molar mass? A molar mass that is either lower or higher than expected or normal value इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में कुछ एरर आ जाता है। एरर कैसा आ जाता है कि अगर हम कोई सॉल्यूट ऐसा डाल रहे हैं जो डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाता है, दैट मीन्स मैंने लेट करा है कि एक इक्वेशन है के सी एल विल गिव के पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव। हमने यहाँ पे वाटर लिया, ठीक है, वाटर एज अ सॉल्वेंट लिया था और वाटर में हमने के सी एल ऐड कराया। तो के सी एल ऐड कराने से क्या होगा, यहाँ पे हम एक बार अच्छे से बना लेते हैं। यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे हम के सी एल ऐड कराएंगे, तो के सी एल किस में डिसोसिएट हो जाता है, के पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें कि हमने डाला तो एक सॉल्यूट का मोल था, हमने तो 1 मोल के सी एल डाला था, बट वहाँ पे सॉल्यूशन में जब वो सॉल्यूशन बना उसका, जब वो सॉल्वेंट में ऐड हुआ सॉल्यूट, तो उसके कितने मोल्स हो गए, 2 मोल्स हो गए। मीन्स जो हमने नंबर ऑफ पार्टिकल लेट किया था कि हमने 1 लिया है, वो कितने हो गए, 2 हो गए। जिसकी वजह से जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो हमने नॉर्मल बिहेवियर लगाया था कि ये आएगा, बट वो नहीं आता है। ठीक है, बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। मीन्स हमारा जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है ड्यू टू दिस रीज़न कि वो डिसोसिएट हो रहा है। क्योंकि हमें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। ठीक है, और अगर पार्टिकल ही अपना नेचर या सॉल्यूट ही अपना नेचर चेंज कर लेता है, सॉल्यूट ही अपना बिहेवियर एबनॉर्मल दिखा देता है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे देखें कि कोई इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन है, क्या हो रही है, डिसोसिएट हो रही है, तो आयनिक कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट इनटू कैटायन एंड एनायन। For example, if we dissolve 1 mole of KCl in water, we expect 1 mole of each of K positive and Cl negative ions to be released in this solution. ठीक है, तो हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो तो 1 मोल की कर रहे हैं कि हमने 1 मोल सॉल्यूट डाला है, बट अंदर जाके वो कितना मोल सॉल्यूट हो जा रहा है, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो वैल्यू है, जो हमारी वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट, सो अनदर केस इसमें किसका आ जाता है, एसोसिएशन का। अगर एक सॉल्यूट डिसोसिएट हो सकता है तो वो एसोसिएट भी हो सकता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड डाइमराइज इन बेंजीन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दिस केस द नंबर ऑफ पार्टिकल इज रिड्यूस ड्यू टू डाइमराइज। हमने क्या माना कि हमने सॉल्यूट पार्टिकल्स लिया, हमने सॉल्यूट कौन सा लिया इसमें, एसिटिक एसिड लिया। ठीक है, एसिटिक एसिड का एक बिहेवियर होता है। एसिटिक एसिड का बिहेवियर क्या होता है, वो क्या करता है, अपने ही मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे हमने क्या लिया, 2 मोल्स ऑफ CH3COH लिया। हमने क्या किया, इस बार सॉल्वेंट में हमने 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड करा है, किसके, CH3COH के। CH3COH जब वो सॉल्यूशन में गया तो वो दूसरे CH3COH के कांटेक्ट में, जब वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो देखो ये एक मोल है और ये सेकेंड मोल है। ठीक है, फर्स्ट इथेनोइक एसिड के हाइड्रोजन ने दूसरे इथेनोइक एसिड के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दी है। सिमिलरली जो इसका ऊपर वाला ये ऑक्सीजन है, इसके H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये डाइमर होते हैं जब ये दोनों एक दूसरे के साथ ही बॉन्डिंग हो गई है। ठीक है, मतलब कि जब हम डाल रहे हैं तब तो 2 मोल्स डाल रहे हैं, पर वो सॉल्यूशन के अंदर जाके एक पूरा एक डाइमर बना दे रहा है। तो कितने बना दे रहा है, 1 बना दे रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिक्रीज हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिक्रीज हो गए। हमने लिए थे 2 और बने कितने, सॉल्यूशन के अंदर जाके कितना हुआ, 1। तो जो चेंज आएगा, हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि 2 की वजह से आएगा, 2 पार्टिकल्स की वजह से आएगा सॉल्यूट के, बट जो चेंज आता है वो सिर्फ 1 की वजह से आता है। किस में चेंज आता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। जो भी मैं यहाँ पे चेंज की बात कर रही हूँ वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात चल रही है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही होता है जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स भी डिपेंड होती है। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए जो भी हमारे फॉर्मूला था उसको करेक्ट करेंगे। अब हम उसमें हम एक फैक्टर ऐड कर देते हैं विच इज़ वेंट हॉफ फैक्टर, दैट इज आई। ठीक है, ये हम बस उस रिएक्शंस में ऐड करेंगे जिसमें हमें पता है कि जो सॉल्यूट है वो एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाएगा। जिसमें हमारा सॉल्यूट एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं होगा उसमें तो वही फॉर्मूला लगेंगे। ठीक है, तो आई कैसे लगाएंगे, आई होता है हमारा नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास वो है जो हम सिंपली, जैसे अगर हमारे यहाँ पे होगा C6H5COOH बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड यहाँ पे नॉर्मल मतलब जो हम यहाँ से निकालते हैं कि हम करेंगे 6 × 12
+5 × 1 प्लस फिर से कार्बन आ रहा है, इससे जो हम मोलर मास निकालते हैं वो हमारा नॉर्मल मोलर मास होगा। बट क्या हुआ, अगर ये सॉल्यूट, ये जो हम सॉल्यूट है ये सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो ये किसकी तरह बिहेव करे, डाइमर की तरह बिहेव करे, मतलब ये एसोसिएट हो जाएगा। तो इस वजह से इसका मोलर मास चेंज हो जाएगा। तो वो मोलर मास हमारा कैलकुलेशन से निकलेगा, तो वो क्या होगा, हमारा एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, या फिर आई की वैल्यू हो सकती है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो हमने ऑब्जर्व की है अपॉन कैलकुलेटेड। ये दोनों आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, इन दोनों में से आपको एक ना एक वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, ये लिखा होगा कि आपको वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है जिसमें ऑब्जर्व वैल्यू दे रखी है और कैलकुलेटेड वैल्यू दे रखी है। ठीक है, सेकेंड हमारा आ सकता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे ये प्रीवियस रिएक्शन, हमने ये रिएक्शन लिए, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, जैसे कि जब हमने रिएक्शन शुरू करी थी तब इसके 1 मतलब कंसंट्रेशन 1 थी और तब प्रोडक्ट नहीं बना, 0। ये है बिफोर एसोसिएशन, एसोसिएशन से पहले, अभी ये टूटा नहीं है मॉलिक्यूल, तो ये 1 था और ये 0 था। अब अगर ये ब्रेक हो गया तो हमने माना कि 1 में से X मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोडक्ट बन गए। मतलब यहाँ पे कितना आएगा, आप देखो, अगर इसके यहाँ पे ध्यान से समझना है इसको, इसके कितने मोल्स हैं, अगर इसके 2 मोल्स हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 1। ठीक है, क्योंकि 2 मोल्स डाइमर होके एक बना दे रहे हैं। जैसे कि अगर हम माने कि 50 मोल्स होते तो डाइमर होके कितने बन जाते, 25, मतलब हाफ हो रही है कंसेंट्रेशन। तो अगर इसमें से X माइनस होंगे, X माइनस के लिए हमने 1 कंसेंट्रेशन ली थी जिसमें से डाइमर जो है X ने बनाए, तो यहाँ पे कितने बनेंगे, ये X/2 हाफ बनेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे 2 मोल्स थे तो यहाँ पे कितने बन रहे थे, 1 मोल बन रहा था। तो यहाँ पे अगर X माइनस होगा तो यहाँ पे कितना बनेगा, X/2। तो ये क्या हो जाएगी, आफ्टर एसोसिएशन। तो क्वेश्चन में क्या था, आफ्टर अपॉन बिफोर एसोसिएशन। तो आफ्टर, बाद, एसोसिएशन के बाद कितने थे, यहाँ पे 1 - x था और यहाँ पे X/2 था। तो क्या करेंगे, 1 - x प्लस X/2, यही तो है आफ्टर एसोसिएशन। अपॉन बिफोर क्या था, सिर्फ यहाँ पे 1 थे तो 1। तो ये इस तरह से हमारी यहाँ से आई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब जब हमें आई फैक्टर मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारे जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मूला, जैसे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ये था, ठीक है, तो यहाँ पे हम आई फैक्टर को मल्टीप्लाई करा देंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या था, डेल्टा TB = KBM, तो वहाँ पे हम आई फैक्टर मल्टीप्लाई करा देंगे। उन सब में हम आई फैक्टर मल्टीप्लाई करा देंगे जब हमारा सॉल्यूट जो है डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा होगा। अगर हमारा सॉल्यूट डिसोसिएट एसोसिएट नहीं होगा तो हम आई फैक्टर को मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है, दैट इज सॉल्यूशन। और नेक्स्ट हम पार्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, थैंक यू।